ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले हमने डायरेक्शनल ओवर करंट रिले के बारे में डिटेल से पढ़ा कि किस तरह जो है वो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले ऑपरेट करता है। कि अगर दो सोर्सेज हैं तो एक सोर्स से जो करंट आता है तो उसकी वो रिले ऑपरेट करता है, मगर वही रिले दूसरे सोर्स के लिए ऑपरेट नहीं कर पाता। सही है? तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि द सेम रिले can operate different for the different faults. The same relay uh, can be operated for one condition and not for the other condition. ठीक है? So ये इसलिए कि ये डायरेक्शनल रिलेज हैं और डायरेक्शन पे ये डिपेंड करती हैं। सही है? ओके, सो फिर हमने ये पढ़ा कि अगर if too many lines and buses to be protected with multiple sources, then directional release fails. So we introduces the impedance relay which operate on the basis of V to I ratio. ये जो impedance क्या है? Impedance जो है, this is the ratio of the voltage and the current. ये यानी V by I is equal to what? Z. सही है? अच्छा, सो ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है? जिधर जो फॉर एग्जांपल ये ठीक है वो है और यहाँ पे फॉल्ट अकर होता है। सही है? तो इस रीजन का जो करंट होगा वो सीटी से, ठीक है, और जो वोल्टेज होगा वो वीटी से। सही है? आपको पता लग जाएगा। So it will gives you the V voltage, the V value, and it will gives you the I value. So the ratio of these two will give you the impedance value of this region. ठीक है? So जिधर भी फॉल्ट अगर होता है वहाँ का करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और वोल्टेज कम हो जाता है, क्योंकि अगर P तो कांस्टेंट है, तो अगर V I ज़्यादा होता है फॉल्ट करंट तो V जो है वो कम होगा। सो इन दिस केस V जो है अगर कम होता है और I कम होते हैं तो दोनों केसेस में Z जो है वो रिड्यूस होगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z. सो व्हेन the fault occurs, so the current will be high. So for the high current the impedance will be low, and now and in that particular case V is low, so this is directly proportional to Z, so Z will be low. ओके, सो जब फॉल्ट अकर होगा तो इम्पिडेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और जितनी इम्पिडेंस की वैल्यू कम होगी उतना ऑपरेटिंग टाइम भी कम होगा। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले वो भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है? तो वो कम होगी यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जेड रिड्यूस होगा तो ऑपरेटिंग टाइम भी कम होगा। तो ऑपरेटिंग टाइम कम होने का मतलब है कि ये क्या होगा? यानी फास्ट इसकी ऑपरेशन होगी, जल्दी वो ऑपरेट कर लेगा। सही? So if there are too many lines and buses to be protected by the overcurrent relay, the time delay for the breaker closest to the source become excessive. ये तो overcurrent relay के बारे में बात हुई। Dangerous for equipments since the fault level at or near the source is very high. सही? तो इस केस में ये अब डायरेक्शन इसको जो है हमने क्या किया कि रिप्लेस किया विद डायरेक्शन रिले। बट डायरेक्शन रिले में क्या वो है लिमिटेशंस है कि डायरेक्शन ओवरकंट रिले आर डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट इन ट्रांसमिशन लूप्स विद मल्टीपल सोर्सेज। अगर मल्टीपल सोर्सेज हैं तो फिर ये, और मल्टीपल लूप्स हैं, ट्रांसमिशन लूप्स हैं, तो फिर ये यानी इसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत डिफिकल्ट होगी। अभी इसके बाद जो स्लाइड है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह जो है वो किस तरह जो है ये डिफिकल्टी आती है। तो वो मैं आपको अभी शो करूंगा। ठीक है? तो
तो इस चीज को फिर ओवरकम करने के लिए हमने इम्पेडेंस रिले का सहारा लिया। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है यानी एक ट्रांसमिशन लूप्स है और मल्टीपल सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज हैं। ठीक है, और डिफरेंट रीजन्स पे फॉल्ट, अगर फॉर एग्जांपल P1 पे फॉल्ट अकर होता है, ठीक है, या P2 पे फॉल्ट अकर होता है, या P3 पे फॉल्ट अकर होता है। ठीक है, तो देखें ये मुख्तलिफ रिलेज हैं, कौन सा ऑपरेट करेगा, अगर वो फेल होता है तो फिर कौन सा ऑपरेट करेगा। सो जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, और टाइम ऑफ ऑपरेशन है, ये इसमें जो है ये लूप्स में बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉल्ट अगर होता है तो जाहिर बात है ये वाला रिले ऑपरेट करेगा और ये वाला रिले ऑपरेट करेगा। अब अगर ये फेल होता है, सही है, B21 जो है अगर फेल होता है तो B32 ये जो है इसके बजाय, क्योंकि डॉट्स आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि बस बार की तरफ होती हैं, तो ये जो है यानी इस तरह, तो अगर करंट इस तरह आ रहा है, ठीक है, और तो ये अगर फेल होता है, ठीक है जी, तो जाहिर बात है, तो जब फेल होगा तो फिर करंट आगे भी जाएगा, क्योंकि वो रुकेगा तो नहीं। अगर ये ऑपरेट कर पाता तो फिर ये फॉल्ट करंट आगे न जाता, मगर अब चूंकि ये ऑपरेट इसने इसने ऑपरेशन नहीं किया तो करंट यहाँ पे आगे भी जाएगा, तो ये तो जाहिर बात है लीविंग है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेट होगा, सही। तो जब ये ऑपरेट होगा तो अब इस इन दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि B21 मस्ट बी फास्टर देन B32, सही। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो होता है, फॉल्ट अगर होता है, तो फिर B23 और B32 ने क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो अगर B32 ये जो है फेल होता है, ठीक है, तो फिर B13 ये जो है, ठीक है, इसने ऑपरेट करना है, ये वाला नहीं बल्कि इसने जो है वो ऑपरेट करना है, सही। तो देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन B13 एंड B32, सही है। तो क्योंकि B32 ने जल्दी ऑपरेट करना है एज कम्पेयर टू B13, सही। फॉर एग्जांपल बी अगर फॉल्ट यहाँ पे आकर होता है, सही है, तो P3 फॉल्ट एट P3, ठीक है, तो प्राइमरी के तौर पे इसने और इसने ऑपरेट करना है। अगर आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि कोई भी रिले प्राइमरी के तौर पे भी काम कर रही है और वही रिले सेकेंडरी के तौर पे भी काम कर रही है, यानी फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे B32 है, ठीक है, जब फॉल्ट यहाँ पे आकर होता है तो B32 एक्ट्स एज ए सेकेंडरी। अगर फॉल्ट P2 पे अकर होता है, सो नाउ दिस रिले विल एक्ट एज ए प्राइमरी। ठीक है, अब देखिए पहले वो सेकेंडरी के तौर पे काम कर रहा था, अब यहाँ पे प्राइमरी, और इस केस में ये वाला जो है यानी सेकेंडरी है फॉर फॉल्ट 2, ठीक। अब अगर फॉल्ट P3 अगर होता है, सो नाउ दिस B13 विल एक्ट एज ए प्राइमरी फॉर फॉल्ट 3। सो P3 का मतलब है कि for fault 3 it will act as a primary relay, and for fault 2 it will act as a secondary relay, ठीक। सो यानी हर जो रिले है वो प्राइमरी के तौर पे भी काम कर रही है, सेकेंडरी के तौर पे भी काम कर रही है। सो ये जो है फिर डिफिकल्ट हो जाता है कि इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है कि किसने कितना जल्दी ऑपरेट करना है, उस कौन सा वाला पहले ऑपरेट करेगा, कौन सा वाला बाद में ऑपरेट करेगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन loop. So for this purpose, the direction relay fields, and we have introduced the distance relay, or we can call it the impedance relay. Okay, so डिस्टेंस भी इस वजह से भी कहते हैं कि फॉल्ट जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, सही है, सोर्स से, ठीक है, फॉल्ट तक ये वाला डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, सो उतना जो है इम्पेडेंस भी ज़्यादा होगा। तो या हम डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस के लिहाज से कर लें, या हम इम्पेडेंस के लिहाज से कर लें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो डिस्टेंस रिले फिर किस तरह वो करेगा, ऑपरेट करेगा, सही। तो ये इसका एक रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा, ठीक है, और ये जो रीजन है, अच्छा, तो अब अच्छा ये देखिए, ट्रिप रीजन, ठीक है, और फॉल्ट रीजन,
फॉल्ट P1, ठीक है, और फॉल्ट P3, सही। अच्छा, सो Z क्या है? ये रेशियो है बिटवीन दी वोल्टेज एंड द करंट, सही है। सो Z इज इक्वल टू V ओवर I, सही। ZR इज एडजस्टेबल रिले सेटिंग। अच्छा, ये हम सेटिंग करेंगे जिस तरह हम इनवर्स टाइम रिले में सेटिंग करते थे कि अगर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको, उस वैल्यू को हम सेटिंग वैल्यू कहते थे। तो यहाँ पे इम्पेडेंस यानी जो करंट जो एग्जिस्टिंग इम्पेडेंस है वो कितनी इम्पेडेंस से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इसने ट्रिप करना है या ब्लॉक करना है, सही है। तो इस वजह से रेफरेंस के तौर पे एक वैल्यू होनी चाहिए, वो जो है यानी ये है। सो ZR वही है, ठीक है, सेटिंग रिले के तौर पे काम कर रहा है। तो कंडीशन क्या है? इफ इन केस ऑफ द फॉल्ट Z इज लेस देन ZR, सो ट्रिप हो जाए, ठीक है। और अगर ज्यादा है, Z इज ग्रेटर देन ZR, तो फिर ब्लॉक होगा, सही है। अच्छा, सही है। तो ये जो है यानी ये कंडीशन होगा, जिस तरह हमने डायरेक्शन ओवर करंट रिले में भी कंडीशंस पढ़े थे कि अगर एंगल जो है वो φ1 - अगर वो 0 और -180 डिग्री के बीच है तो क्या होगा कि ट्रिप होगा, और अदरवाइज वो ब्लॉक होगा। सो यहाँ पे भी वही केस है, ठीक है। तो अब नॉर्मल ऑपरेशन Z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ZR, तो देखिए ब्लॉक होगा, एंड Z फॉल्ट एट P1, सही है। तो फिर ये क्या होगा? ट्रिप होगा। So Z is less than ZR, Z is less than ZR, Z of the line from the relay to fault position negative of the Z of the line from relay to fault position, ठीक है। तो ये देखें, ये जो है नेगेटिव पोजीशन पे है, ये वाला जो है वो फॉल्ट 1 के केस में ये पॉजिटिव पोजीशन पे है, ठीक है। सो जी, ओके। सो इससे जो है यानी आप ट्रिप तो दोनों में हो रहा है, यहाँ पे भी Z इज लेस देन ZR है, यहाँ पे भी Z इज लेस देन ZR है, मगर दोनों में फर्क क्या है कि एक पॉजिटिव पोजीशन पे है और दूसरा नेगेटिव पोजीशन पे है, ठीक है। तो दोनों केस में ये R है, ठीक है। मॉडिफाइड इम्पेडेंस रिले नॉट डायरेक्शन रिले, ठीक है, ये डायरेक्शन रिले नहीं है, इम्पेडेंस रिले है, ठीक है। मगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से आपको पता लग रहा है कि फॉल्ट P1 पे आकर हो रहा है या फॉल्ट P3 पे आकर हो रहा है, सही। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ फॉल्ट 1 की बात करता हूँ, ठीक है, P3 की फिलहाल मैं बात नहीं करता। देखिए ये वाला जो देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सही है, सही। तो क्या होगा कि यानी यहाँ पे एक डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट्स आती हैं इसमें, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल इस रीजन पे है तो भी ये देखिए फॉल्ट यहाँ पे, और अगर इस रीजन पे है तो भी फॉल्ट है, मगर ये डिफरेंट फॉल्ट्स के लिए हैं, P1 और P3 के लिए, सही। सो यहाँ पे रीजन्स होंगी, रीजन्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल इस रीजन में है तो क्या होगा, इस रीजन पे है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे X और R, X जो है रिएक्टेंस है और R जो है वो रेजिस्टेंस है, सही। तो X और R रेशो को भी देखा जाएगा, ये देखिए ये Z यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो किस तरह जो है ये ट्रिप होगा तो वो फिर इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। और आपको मैं इम्पेडेंस रिले में ये भी देखें, हम देखेंगे कि जोन 1 है तो वो कितने परसेंट जो है वो ट्रिप रीजन में आता है, या कितने परसेंट वो उस ट्रिप को अवॉइड करेगा, ठीक है। जोन 1 80% रीच, और जोन 2 120% रीच, और जो जोन 3 है वो 100% रीच प्लस 120% ऑफ द नेक्स्ट लाइन, सही। तो ये जो जोन्स हैं, इसकी जो ऑपरेशन है किस तरह रिले ऑपरेट करेगा इम्पेडेंस के लिहाज से, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सही। कुछ क्लासेस हमारी मिस हो चुकी हैं तो वो बीच बीच में हम उसको भी कवर करते जाएंगे, ठीक है। देखिए Z1 के लिए देखिए रीजन इस तरह आ रहा है, फिर Z2 के लिए रीजन इस तरह आ रहा है, फिर Z3 के लिए रीजन इस तरह, ठीक है। जोन 1 का रीजन ये है, जोन 2 का रीजन ये है, जोन 3 का रीजन ये है, सही। ग्राफ वही X और R के बीच में है।
अगर जो z की वैल्यूज है वो एक रीजन के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है और तीसरे के लिए, तो जितना जो डिस्टेंस जो है वो फॉल्ट से दूर होते जाएंगे हम, इतना जो है वो यानी डिस्टेंस जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा, उतना जो है वो रीजन जो है वो सर्कल का वो भी बढ़ता जाएगा। सही, तो ये जो चीज़ है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सही, ओके। या सर ऑनलाइन है? यस सर। ओके, आप कुछ बात कर रहे थे तो वो अभी आप कर लें। सर मैं ये कह रहा था कि हम अभी से मतलब रिसर्च पर काम शुरू कर सकते हैं, टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, बल्कि आप लोगों को अभी से ही टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। सॉरी, तो जी ताकि ताकि आप लोगों को फिर यानी आसानी से, और यानी थर्ड सेमेस्टर से आप लोग प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड से पहले ही आप लोग टॉपिक को सेलेक्ट कर लें, ताकि आप लोग उस पर जो लिटरेचर्स हैं पेपर्स हैं लिटरेचर्स हैं वो आप लोग पढ़ लें, क्योंकि आइडिया जो होगा वो जल्दी डेवलप नहीं होगा। तो अगर आप थर्ड में स्टार्ट लेंगे या फोर्थ में स्टार्ट लेंगे तो फिर लिटरेचर रिव्यू आपका एक सेमेस्टर में कंप्लीट होगा, प्रपोजल जो है महीने में कंप्लीट होगा, तो आपका जो रिसर्च है वो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो ये अच्छा डिसीजन है कि आप लोग अभी से अपना टॉपिक अपना एरिया सेलेक्ट करें। आप एनर्जी साइड पे जाना चाहते हैं, प्रोटेक्शन साइड पे जाना चाहते हैं, जनरेशन साइड पे जाना चाहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन साइड पे जाना चाहते हैं, किस एरिया पे जाना चाहते हैं, ये आप लोग पहले, लेकिन ब्रॉड से आप लोगों ने स्टार्ट लेना है। ठीक है, ब्रॉड ये है कि आप जी सर। पावर में लेना चाहते हैं, फिर पावर में आप फॉर एग्जांपल आप लोग रिन्यूएबल पे करना चाहते हैं, तो थोड़ा आप लोग फोकस हो गए। ठीक है, सर्कल को आप लोगों ने जी ऐसा ऐसा फोकस करना है। पावर, पावर में फिर रिन्यूएबल, रिन्यूएबल में फॉर एग्जांपल आप लोग सोलर सेल पे करना चाहते हैं, तो और भी आप फोकस हो गए, सर्कल जो है वो और भी आप कम कर दिया आपने। अब सोलर में कौन से टाइप पे करना चाहते हैं, सोलर की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल आप थर्ड जनरेशन पे करना चाहते हैं तो आप और भी क्लोज हो गए। अब थर्ड जनरेशन पे आप किस चीज़ पे करना चाहते हैं, तो यानी मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, चूंकि रिन्यूएबल और एनर्जी जो है वो मेरा एरिया है, तो मैंने सोलर सेल थर्ड जनरेशन सोलर सेल पे काम किया है। फिर थर्ड जनरेशन सोलर सेल में मैंने एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी पे काम किया है। तो ये यही अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने वो ब्रॉड से लेकर जो है वो फोकस होना है और एक पॉइंट पे आपको होना है। इट विल टेक टाइम, अगर आप लोग बाद में स्टार्ट लेंगे फिर आप लोग का टाइम जो है वो ज़्यादा लैप्स हो गए। ये अच्छा है कि आप अब अभी से स्टार्ट ले लें। जिस सुपरवाइजर के साथ आप करना चाहते हैं उसी के साथ आप डिस्कशन करें। सही, और जी हम जो यूनिवर्सिटी में हम हैं हफ्ते में, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, मगर हफ्ते में हम रोटेशन के मुताबिक 2 दिन हमारे ड्यूटीज होती हैं, तो उसमें आप अपने सुपरवाइजर से आप लोग सेलेक्ट चाहते हैं उससे आप डिस्कशन करें, रेगुलरली मीटिंग करें, ताकि ये जो टाइम है रिसर्च का आप लोगों का बिल्कुल एक सेमेस्टर में भी कंप्लीट हो सकता है। आप लोगों का जो सेमेस्टर है वो रिसर्च का सेमेस्टर है, ठीक है, तो एक सेमेस्टर में भी कंप्लीट हो सकता है, बशर्ते कि आप लोग पहले से यानी आप लोगों का प्रपोजल तैयार हो, आप लोगों ने लिटरेचर स्टडी की हो, तो जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होगा आप लोग फोर्थ सेमेस्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही आप लोग प्रपोजल डिफेंस दे देंगे, और रिजल्ट्स हैं उस पर काम करना, जब एक्सेप्ट हो जाएगा रिजल्ट्स पे काम कर लेंगे, फिर जो है रिसर्च पेपर लिख लेंगे, थीसिस पे होगा, तो 4 to 5 मंथ्स में इनफ होगा। अगर शर्त ये है कि आप लोगों ने पहले से आइडिया बनाया हो, सर एरिया सेलेक्ट किया हो, लिटरेचर्स पढ़े हो और प्रपोजल किया हो, तो ये एक तो ये अच्छी सोच है कि जी सर। आपने किया है। जी, सर ये टॉपिक हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे कि या टीचर देंगे सर? नहीं, ये आप अपनी मर्जी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और टीचर अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है तो फिर आप जो है सुपरवाइजर से भी आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, मगर अगर आप अपनी आइडिया देंगे तो उसमें ये हो सकता है कि वो शायद पॉसिबल ही ना हो, या उस पर आप आगे जाके स्टक हो सकते हो। तो बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप सुपरवाइजर एरिया में ही ले लें,
क्योंकि उस पे उसको कमांड होगा तो वो आपकी हेल्प ही आसानी से करेगा। बाद दफ़ा स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस हम खुद कर लेंगे और आप सिर्फ हमें गाइडलाइंस दें, तो फिर वो भी सही है। अगर आप यानी बाज़ दफ़ा को सुपरवाइजर्स होते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर, को सुपरवाइजर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो वो भी ठीक है, खूबसूरत सर खूबसूरत। आप कौन से दिन यूनिवर्सिटी आते हैं सर आप, मैं मतलब वहाँ पर? हाँ, वेडनेसडे को और फ्राइडे को मेरी ड्यूटी होती है। जी वेडनेसडे। सर। और सर डॉक्टर, जी सर, डॉक्टर सलमान के बारे में आपको पता है सर कि वो कौन से दिन आते डॉक्टर सलमान चूंकि वो हमारे साथ विजिटिंग पे हैं, वो तो यूटी मेन कैंपस में पढ़ाते हैं, तो आप डॉक्टर सलमान से अगर डायरेक्टली खुद कांटेक्ट करें तो वो आपको अपने टाइमिंग्स के बारे में और वेन्यू के बारे में बता देंगे कि वो आपको कैंपस बुलाते हैं या सरहद यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं, तो उसकी टाइमिंग्स का मुझे पता नहीं है। ठीक है, हैं? जी वो सर, यूटी थैंक यू सर। के टीचर हैं। इसके अलावा और कोई कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, सही है, फिर मीटिंग को मैं लीव करता हूँ। ठीक है।